हेलो प्यारे बच्चों, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल टॉपर्स फैक्ट्री में। और यहां पर मैं आपकी बोर्ड एग्जाम से रिलेटेड कुछ बहुत इंपॉर्टेंट चीज लेकर के आया हूं। अगर आप एमपी बोर्ड के स्टूडेंट हैं तो ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। इस वीडियो में हम परीक्षा अध्ययन जो कि एक ऐसी बुक है जिससे बेटा बोर्ड एग्जाम का ऑलमोस्ट 70 to 80% पार्ट कवर किया जाता है, उसको हम यहां पर डिस्कस करने वाले हैं। चैप्टर वाइज एक एक क्वेश्चन में आपसे डिस्कस करूंगा। अगर आपने इतना अच्छे से कवर कर लिया तो जिन बच्चों ने अभी तक बहुत अच्छा नहीं भी पढ़ा है उनके भी अच्छे खासे मार्क्स आ सकते हैं। तो इसीलिए बहुत ध्यान से समझिए और एक एक क्वेश्चन को आप साथ में डिस्कस करें, मतलब अपने खुद से बेटा कोशिश भी करें सॉल्व करने की, नोट्स में नोट करते जाएं कैसे आंसर लिखना है और किस तरीके से न्यूमेरिकल सॉल्व करने हैं, ये सारा सब कुछ यहां पर मैं आपको सिखाने वाला हूं। तो चलिए देखते हैं, हम बात करते हैं अपने पहले चैप्टर 1 यानी कि सॉल्यूशन की। सॉल्यूशन में सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस की। तो जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होते हैं इसमें अपन केबीसी खेलेंगे। तो चलिए देखते हैं बेटा, पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है मुझसे, विच डिक्रीजेस एडिंग नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट टू अ लिक्विड। मतलब बेटा एक लिक्विड में नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट ऐड करने पर इनमें से कौन सी प्रॉपर्टी डिक्रीज होगी। तो मैं आपको पहले ही बता दूं बेटा, सॉल्यूशन चैप्टर में एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आपने सुन रखा होगा, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज क्या होती हैं? जब मैं किसी प्योर सॉल्वेंट में एक नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट मिक्स करता हूं, जब किसी प्योर सॉल्वेंट में नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट यानी ऐसा सॉल्यूट जो वेपर में कन्वर्ट नहीं हो सकता उसे मिक्स करता हूं, तो उसमें कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं जो नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स पर डिपेंड करती हैं। नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स पर डिपेंड करने वाली ये प्रॉपर्टीज जो होंगी इन्हीं को हम कहते हैं कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। मतलब बेटा ऐसा आप समझ सकते हैं कि सॉल्वेंट लाइक आपके पास वाटर है, प्योर सॉल्वेंट है, उसमें आपने कोई नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट जैसे आपने शुगर मिला दिया, तो शुगर मिलाने से क्या होगा, कुछ प्रॉपर्टीज जो होंगी जो कि नंबर ऑफ शुगर मॉलिक्यूल्स पर डिपेंड करेंगी, उनको हम बोलेंगे कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। देयर आर 4 कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। फर्स्ट इज रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, सेकंड इज एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, थर्ड इज डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट एंड फोर्थ इज ऑस्मोटिक प्रेशर। तो बेटा फर्स्ट जो है रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, यानी वेपर प्रेशर में जो लोअरिंग होगी वो लोअरिंग बेटा जब मैं प्योर सॉल्वेंट के वेपर प्रेशर से कंपेयर करूंगा तो उसे हम बोलते हैं रिलेटिव लोअरिंग। तो अगर यहां ऑप्शन में वेपर प्रेशर है, कहीं अगर वेपर प्रेशर ऑप्शन में होता तो वो भी यहां पर सही आंसर था, क्योंकि वेपर प्रेशर भी डिक्रीज होता है। जब मैं किसी प्योर सॉल्वेंट में नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट मिक्स करता हूं तो वेपर प्रेशर डिक्रीज होता है। सेकेंड प्रॉपर्टी है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, यानी कि जब मैं किसी नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट में नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट को एक प्योर सॉल्वेंट में डिसॉल्व करूंगा तो उससे उसका बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज हो जाएगा। एलिवेशन मतलब बेटा इंक्रीज होना, तो यहां पूछा है डिक्रीजेस मतलब डिक्रीज होना। अगर इंक्रीज पूछता तो बॉइलिंग पॉइंट मेरे पास एक बढ़िया आंसर था। थर्ड है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, मतलब बेटा जब मैं किसी प्योर सॉल्वेंट में नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट मिक्स करूंगा तो फ्रीजिंग पॉइंट जो होगा वो डिक्रीज हो जाएगा। तो इसीलिए यहां पर मेरा आंसर जो होगा वो क्या होगा, फ्रीजिंग पॉइंट, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है ना। तो आप अगर साथ में बेटा बुक लेकर के बैठे तो और अच्छा होगा, ताकि एक एक आंसर आप मैच कर सके। अगला क्वेश्चन है मेरे पास, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज ऑफ अ सॉल्यूशन आर बेस्ड ऑन। अभी अभी बताया बेटा मैंने कि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज किस पर बेस्ड होती है, नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स पर। किस पर बेस्ड होंगी बच्चों, नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स पर। मोलैरिटी ऑफ प्योर वाटर, ये तो गांव का बच्चा बच्चा जानता है, दिस इज 55.55। मोलैरिटी ऑफ प्योर वाटर ये होती है बच्चों 55.55, या इसको हम 55.6 भी लिख देते हैं। अगर मोलैरिटी ऑफ प्योर वाटर पूछा जाता तब भी मेरा आंसर सेम था, बिकॉज द मोलैरिटी एंड मोलैरिटी ऑफ प्योर वाटर इज सेम, विच इज 55.55। Next is, which of the following aqueous solutions should have the highest boiling point? Highest boiling point.
एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट मेरी एक कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है, यानी कि बेटा जब मैं किसी प्योर सॉल्वेंट में नॉन वॉलेटाइल सोल्यूट मिक्स करता हूं तो बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाता है ना। एलिवेशन मतलब बढ़ जाता है बॉइलिंग पॉइंट। अब ये बॉइलिंग पॉइंट किस सॉल्यूशन में ज्यादा बढ़ेगा, तो बेटा क्योंकि ये कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है, मतलब ये सीधी सी डिपेंड करेगी नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल्स पर, कि सोल्यूट के पार्टिकल्स जितने ज्यादा होंगे बॉइलिंग पॉइंट में इंक्रीजिंग उतनी ज्यादा होगी, मतलब बॉइलिंग पॉइंट उतना ज्यादा होगा। तो अगर मुझे बताना है कि किसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है तो मुझे यहां पर यह पता होना चाहिए कि किसमें नंबर ऑफ पार्टिकल्स ज्यादा है। जिसके नंबर ऑफ पार्टिकल्स ज्यादा होंगे उसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा, ठीक है ना। तो यहां पर देखते हैं हम, मोलैरिटी तो मुझे सबकी सेम दी हुई है, तो बेटा मोलैरिटी सेम दी हुई है तो मतलब आंसर तो मोलैरिटी के बेस पर आएगा नहीं। मोलैरिटी के बेस पर देखूं तो सबका बॉइलिंग पॉइंट सेम होना चाहिए था, लेकिन नंबर ऑफ पार्टिकल्स देखना बेटा, और ये सारे के सारे कंपाउंड जो हैं आपके आयोनिक कंपाउंड हैं, मतलब कि इनमें आयोनाइजेशन पॉसिबल है। तो चलिए आयोनाइजेशन करा करके देखते हैं। जैसे आपके पास रहा Na2SO4, अगर आप इसको आयोनाइज करेंगे तो आपको मिलेंगे 2 Na+ आयंस एंड 1 SO4 2- आयंस। नेक्स्ट NaOH, तो NaOH को देखेंगे आप तो एक मिलेगा आपको Na+ आयन और एक मिलेगा OH- आयन। KNO3 में बेटा एक तो मिलेगा K+ आयन और एक मिलेगा NO3- आयन। यहां देख लीजिए नेक्स्ट है NH4NO3, इसको भी जब आप आयनाइज कराएंगे तो एक मिलेगा आपको NH4+ आयन एंड 1 NO3- आयन। इन सब में हमने नंबर ऑफ आयंस काउंट कर लिए हैं, तो देखिए यहां पर 2 + 1 टोटल नंबर ऑफ आयंस 3, 1 + 1 टोटल नंबर ऑफ आयंस 2, 2 एंड 2। तो देखिए इन तीनों में तो नंबर ऑफ आयंस इक्वल है, इन तीनों में नंबर ऑफ आयंस इक्वल है, लेकिन जो ये मेरा Na2SO4 है इसमें नंबर ऑफ आयन बेटा इन तीनों से ज्यादा है। नंबर ऑफ आयन ज्यादा है मतलब नंबर ऑफ पार्टिकल ज्यादा है, और नंबर ऑफ पार्टिकल जितना ज्यादा होगा कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी की वैल्यू भी उतनी ज्यादा होगी, इसीलिए बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज्यादा किसका होगा, 1 मोलर Na2SO4। देखिए आंसर मत रटिए आप, अगर आप आंसर रट रहे हैं तो मैं आपको बता दूं आप बहुत गलत काम कर रहे हैं। क्यों सर, क्योंकि बेटा यहां पर ना क्वेश्चन में थोड़ा भी अगर कंफ्यूज किया, कंपाउंड बदला तो आंसर भी बदल सकता है, तो इसलिए आप लॉजिक समझिए, आंसर तो आ ही जाएगा, है ना। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ता हूं मैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन इज, तो बेटा ये तो मुझे लगता है आप में से ऑलमोस्ट 70% बच्चों को रटा होगा कि सेमी परमेबल मेम्ब्रेन आर्टिफिशियली बनाई जाती कॉपर फेरोसाइनाइड से। कैसे बनाई जाती है, कॉपर फेरोसाइनाइड, जिसका फॉर्मूला होता है Cu2FeCN6। दिस इज कॉपर फेरोसाइनाइड, इसी से बनती है आर्टिफिशियल सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। और ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको पूछा जा सकता है बेटा। नेक्स्ट इज ऑस्मोटिक प्रेशर पाई, यहां पर थोड़ा सा कुछ मिसप्रिंट है कहीं कहीं, थोड़ा मैं सुधारते भी चलता हूं साथ में। ये पाई है बेटा, है ना। ऑस्मोटिक प्रेशर को हम पाई से डिनोट करते हैं। ऑस्मोटिक प्रेशर पाई, वॉल्यूम V एंड टेम्परेचर T, ठीक है। विच वन स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, मतलब कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है ये मुझे बताना है। तो ये तो बेटा अपन बड़े आसानी से बता सकते हैं, बस आपको ऑस्मोटिक प्रेशर का फॉर्मूला याद होना चाहिए। तो याद है तो बहुत अच्छी बात, नहीं तो बेटा याद कर ले। ऑस्मोटिक प्रेशर पाई इज इक्वल टू CRT, ऑस्मोटिक प्रेशर पाई इज इक्वल टू CRT, वेयर पाई इज ऑस्मोटिक प्रेशर, C इज कंसंट्रेशन, R इज यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट एंड T इज टेम्परेचर। अब यहां बेटा C मतलब कंसंट्रेशन है, इसको मैं लिख सकता हूं मोल्स अपॉन वॉल्यूम, मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। क्यों सर, कंसंट्रेशन यानी कि मोलैरिटी, SI यूनिट मोलैरिटी, तो मोलैरिटी के टर्म में अगर मैं लिखूं मोल्स अपॉन वॉल्यूम में इसे लिख सकता हूं, ठीक है। तो अब देखते यहां से रिजल्ट अगर देखूं मैं, पाई और n में क्या रिलेशन दिखाई देगा मुझे, पाई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n, पाई इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू v, पाई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू t। देखिए पाई और n में रिलेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, पाई और v में रिलेशन इनवर्सली प्रोपोर्शनल, पाई और t में रिलेशन जो होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का होगा।
तो इस तरीके से ये बन जाते हैं। अब आप ऑप्शन को देखिए और बताइए कि कौन सा इनकरेक्ट है। इनकरेक्ट बेटा, ऐसे क्वेश्चन बच्चे बहुत गलती करते हैं, जल्दी जल्दी में उसको करेक्ट बस दिखाई देता है और बिल्कुल बेटा पहला ऑप्शन देख के ही वो करेक्ट दिखता है और वो टिक करके चला आता है। ऐसी गलती आप ना करें, अच्छे से क्वेश्चन को पढ़े, एक एक ऑप्शन को अच्छे से पढ़े, फिर आंसर दें। यहां पर पहला ऑप्शन है पाई इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वी, तो ये तो मैंने बता दिया, पाई इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वी इज करेक्ट। पाई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी, इट इज ऑल्सो करेक्ट। पाई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वी, ये इनकरेक्ट है बेटा। पाई इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टी, दिस इज ऑल्सो इनकरेक्ट। मतलब इनकरेक्ट वाले मेरे पास यहां पर दो ऑप्शन है, सी एंड डी, ध्यान रखें। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑन मिक्सिंग ग्लिसरीन इन वाटर। ग्लिसरीन क्या है बेटा? ग्लिसरीन आपका एक नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट है, मतलब इसकी वेपर नहीं बनती है। तो वाटर में जब ग्लिसरीन को मिक्स करते हैं तो क्या होता है, ऐसा हमसे पूछा जा रहा है। फ्रीजिंग पॉइंट विल डिक्रीज, इंक्रीज, ऑस्मोटिक प्रेशर विल डिक्रीज, वेपर प्रेशर विल इंक्रीज। तो बच्चों अगेन ये एक नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट है, और नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट के केस में मैंने आपको बता रखा हूं 4 कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी होती है। रिलेटिव लोवरिंग इन वेपर प्रेशर, वेपर प्रेशर में कमी होती है, वेपर प्रेशर विल इंक्रीज, ये तो गलत है बेटा, वेपर प्रेशर कम होता है। दूसरी होती है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट का तो कोई ऑप्शन नहीं। थर्ड है फ्रीजिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, मतलब फ्रीजिंग पॉइंट कम होता है, डिक्रीज इन फ्रीजिंग पॉइंट इज आवर करेक्ट आंसर। अगर ऑस्मोटिक प्रेशर की बात करूं मैं तो ऑस्मोटिक प्रेशर विल डिक्रीज, ये गलत है बेटा, क्योंकि ऑस्मोटिक प्रेशर तो बढ़ेगा, है ना। तो ध्यान रखें, अब सीधी सी बात समझ लें आप, 2-3 बातें हैं, ये ध्यान रखें, आगे के क्वेश्चन में बहुत बार हो सकता है हमारे सामने, देखेंगे बेटा। पहली बात तो जब हम किसी प्योर सॉल्वेंट में नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट मिक्स करते हैं तो 2 चीजें कम होती हैं, क्या क्या? वेपर प्रेशर एंड फ्रीजिंग पॉइंट, और 2 चीजें बढ़ती हैं, क्या क्या? बॉइलिंग पॉइंट एंड ऑस्मोटिक प्रेशर। तो ये आप थोड़ा ध्यान रखें, अच्छा है बेटा, काम पड़ सकता है। फिर नेक्स्ट है which one of these is not a colligative property, कौन सी एक colligative property नहीं है? तो वेपर प्रेशर, ऑस्मोटिक प्रेशर, लोवरिंग इन फ्रीजिंग पॉइंट, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। कई बच्चों को लगता होगा चारों सही है, नहीं नहीं बेटा, ये colligative प्रॉपर्टी नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि वेपर प्रेशर इज नॉट अ colligative प्रॉपर्टी, इवन lowering in vapor pressure also is not a colligative property, but relative lowering in vapor pressure is a colligative property. colligative property vapor pressure नहीं है, lowering in vapor pressure भी नहीं है, colligative property तो है आपकी relative lowering in vapor pressure। तो ये वेपर प्रेशर था, इसीलिए मैंने बोल दिया कि ये colligative property नहीं है, इसको थोड़ा सा ध्यान रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे पास, which will have maximum osmotic pressure। अगेन बच्चों किसका ऑस्मोटिक प्रेशर सबसे ज्यादा होगा ये हमसे पूछा गया है, और मैंने आपको बता दिया हूं कि ऑस्मोटिक प्रेशर डिपेंड करता है नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल पर, क्योंकि ये कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। तो देखिए ये क्वेश्चन ना टेक्निकली अगर आप देखें तो टेक्निकली क्वेश्चन के ऑप्शन जो हैं उनमें बेटा बहुत सारी बातें मैं बोल सकता हूं, जैसे यहां पर ग्लूकोज और यूरिया जो बोल रहा है, ठीक है ना, इनका मोलर मास, ग्लूकोज का जो मोलर मास होता है ये होता है 180, यूरिया का मोलर मास होता है 60, ठीक है ना। तो मोलर मास जितना ज्यादा होगा कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी की वैल्यू उतनी कम होगी, तो इसके लिए ऑस्मोटिक प्रेशर सबसे कम इसमें हो गया। फिर बेटा मोलर मास तो इसका भी अच्छा खासा है, लेकिन मैं यहां पर मोलर मास वाला लॉजिक लगाऊंगा ही नहीं, मैं तो ऐसे ही बता रहा था बेटा, सोच सकते हो आप, ऐसे भी सोच सकते हो, इसलिए बता रहा था कि कभी को ऐसा हो जाए कि ग्लूकोज दिया, यूरिया दिया, यहां BaCl2 की जगह मान लो कोई ऐसा कंपाउंड दे देता जो आयनाइज नहीं हो रहा है, यहां भी ऐसा कोई दे देता, मतलब बेटा कुल मिलाकर के कोई नॉन इलेक्ट्रोलाइट मुझे दे देता, तो उस केस में मैं मोलर मास के बेस पर आंसर देता। मोलर मास जिसका ज्यादा होता उसकी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी कम होती, मोलर मास कम होता कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी ज्यादा होती। लेकिन फिलहाल मैं आंसर जो बताऊंगा वो बताऊंगा नंबर ऑफ पार्टिकल के बेस पर। कैसे सर? NaCl जब आप लेते हो एक्वस सॉल्यूशन तो इसका आयन
आयनाइज होते हैं और बेटा एक NaCl का मॉलिक्यूल या फॉर्मूला यूनिट बोलना चाहिए वैसे तो मुझे, 2 आयंस में ब्रेक होता है, यानी कि नंबर ऑफ पार्टिकल्स डबल हो जाते हैं बेटा, तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी की वैल्यू भी डबल हो जाती है। फिर BaCl2 में आप देखते हैं तो BaCl2 में Ba2+ बनता है और साथ में 2 बनते हैं बेटा Cl-। तो यहां देखिए नंबर ऑफ आयंस Ba2+ का 1 और 2 Cl-, मतलब टोटल नंबर ऑफ आयंस 3 होंगे। और क्योंकि यहां 3 नंबर ऑफ आयंस है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स ज्यादा है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स जितने ज्यादा कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी की वैल्यू भी उतनी ज्यादा, इस बेस पर आंसर होगा मेरा 1 मोलर BaCl2। अगेन मैं बोलना चाहूंगा आप आंसर रटे ना, जरूरी नहीं है कि यही ऑप्शन दिए जाए, ऑप्शन बदले जा सकते हैं, तो आपका आंसर भी चेंज हो सकता है, लॉजिक समझे आप। नेक्स्ट है फॉर्मूला ऑफ ऑस्मोटिक प्रेशर इज, तो बेटा ये मैंने ऑलरेडी आपको सिखाया है, पाई इज इक्वल टू CRT, दिस इज ऑस्मोटिक प्रेशर। अगर मैं इसको देखना चाहूं, C मतलब होता है बच्चों कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन मतलब मोल्स अपॉन वॉल्यूम, क्या होगा मोल्स अपॉन वॉल्यूम। तो हमारा जो आंसर होगा N/V RT, nRT अपॉन V, C इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर, आइडियल सॉल्यूशन इज, तो बेटा आइडियल सॉल्यूशन के एग्जांपल याद रखना है तो आप बड़े अच्छे से बड़े आसानी से याद रख सकते हैं। जो सेम टाइप के, सेम फंक्शनल ग्रुप वाले, सेम बेटा होमोलोगस सीरीज वाले मेंबर होते हैं वो आइडियल सॉल्यूशन बनाते हैं, जैसे एल्केन एल्केन, एल्कोहल एल्कोहल, एल्डिहाइड एल्डिहाइड, ये आइडियल बनाएंगे। तो यहां देखिए एन हेक्सेन और एन हेप्टेन, हेक्सेन हेप्टेन एल्केन के मेंबर है, तो क्योंकि बेटा सेम होमोलोगस सीरीज के मेंबर है तो ये आइडियल होंगे। बाकी ये सब बेटा मुझे दिख ही रहे हैं कि ये तो आइडियल नहीं है, आगे चल करके देखेंगे और बातें इसकी करेंगे। नेक्स्ट इज ब्रास, तो बेटा ब्रास आपको पता होना चाहिए, ब्रास एक एलॉय होता है, ब्रास क्या होता है, एक एलॉय होता है। किस किस का एलॉय होता है, कॉपर और जिंक का। तो बेटा 2 मेटल मिली है, 2 सॉलिड मिले हैं, मतलब कि ये एक सॉलिड सॉल्यूशन होगा, क्या होगा बच्चों, सॉलिड सॉल्यूशन। नाउ द नेक्स्ट इज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1000 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट इज नोन एज, हमने पढ़ा है बेटा ये भी, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट इन 1000 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट बोला जाए या 1 kg ऑफ सॉल्वेंट बोला जाए, बात एक ही है, एंड दिस इज कॉल्ड मोलैलिटी। क्या बोलेंगे बेटा इसको हम, मोलैलिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ड्रिंकिंग वाटर फ्रॉम सी वाटर इज ऑब्टेन्ड, मतलब बेटा जो सी वाटर है, समुद्र का पानी है, उससे ड्रिंकिंग वाटर कैसे बनता है, तो इसका मतलब कैसे ऑब्टेन होता है, कैसे सेपरेट होता है, तो इसका आंसर बेटा सेमी परमियल मेम्ब्रेन होगा। और इस प्रोसेस को हम बोलते हैं रिवर्स ऑस्मोसिस प्रोसेस। क्या कराते हैं, रिवर्स ऑस्मोसिस, आपने पढ़ा है बेटा, आगे चल करके हो सकता है इसका क्वेश्चन कोई आए तो मैं डिटेल में आगे बताऊंगा। फिर which gave law of solubility of gas in liquid, लिक्विड में गैस जैसे ही सुनता हूं बेटा मेरे दिमाग में तुरंत आता है हेनरी चाचा का लॉ, तो आप ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है 18 ग्राम ग्लूकोज इज डिसॉल्व्ड इन 100 ml सॉल्यूशन एंड 6 ग्राम यूरिया इज डिसॉल्व्ड इन 100 ml सॉल्यूशन, ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ ग्लूकोज सॉल्यूशन विल बी हाई, यूरिया सॉल्यूशन विल बी हाई, यूरिया सॉल्यूशन विल बी लो, बोथ सॉल्यूशन विल हैव सेम ऑस्मोटिक प्रेशर। तो पहले बेटा ग्लूकोज और यूरिया दोनों ही मेरे नॉन इलेक्ट्रोलाइट है, मतलब कि दोनों आयोनाइज नहीं होंगे। और क्योंकि यहां देखिए मैं आंसर जब दूंगा तो मैं तो निकालूंगा नंबर ऑफ मोल्स पहले, तो देखिए न्यूमेरिकल कभी भी आएगा, कैसे आप न्यूमेरिकल करें, आराम से क्वेश्चन को पढ़े। 18 ग्राम ऑफ ग्लूकोज, ग्लूकोज का फॉर्मूला बेटा C12 C6 H12 O6, कितना दिया हुआ है ये आपको 18 ग्राम, डिसॉल्व्ड इन 100 ml सॉल्यूशन, वॉल्यूम कितना दिया है बेटा 100 ml, ठीक है 100 ml। फिर दूसरी तरफ है ग्लूकोज, सॉरी यूरिया, यूरिया कितना है बेटा, यूरिया का फॉर्मूला होता है यूरिया इज NH2 CO NH2 और कितना दिया हुआ है ये 6 ग्राम, वॉल्यूम कितना है मेरे पास, वॉल्यूम है 100 ml, ये दिए हुए हैं। तो मतलब दोनों का वॉल्यूम तो सेम है, वॉल्यूम दोनों का सेम है,
अब बात बची बेटा नंबर ऑफ मोल्स की। तो पहले हम ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सॉल्यूट के नंबर ऑफ मोल्स निकालेंगे। आप ग्लूकोज के मोल्स निकालेंगे तो कितना आएगा बेटा, देखिए गिवन मास बाय मोलर मास, गिवन मास है 18, मोलर मास है 180, 1/10 या 0.1 मोल आ जाएगा, ये 0.1 मोल, ठीक है ना। फिर ऐसे ही आप क्या करेंगे, यूरिया देखेंगे बेटा, N गिवन मास 6, मोलर मास 60, 1/10, दिस इज ऑल्सो 0.1। अब मोल भी सेम, वॉल्यूम भी सेम, मोल सेम, वॉल्यूम सेम, कंसंट्रेशन सेम, कंसंट्रेशन सेम, तो ऑस्मोटिक प्रेशर भी सेम होगा। तो इसके बेस पर बेटा मेरा आंसर आएगा, बोथ सॉल्यूशन विल बी द सेम osmotic pressure, both solutions will have same osmotic pressure। चलिए फिर एक और क्वेश्चन बेटा, ये रहा 2 मार्क्स के लिए, आपके स्क्रीन पर ध्यान दें क्या कहता है इसमें क्वेश्चन। क्वेश्चन कह रहा है which of the following solution does not show positive deviation from Raoult's law, मतलब कि कौन सा सॉल्यूशन है जो पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्ट्स लॉ शो नहीं करता है, ठीक है ना। मतलब बेटा इसमें से सॉल्यूशंस हैं हमारे पास, कुछ सॉल्यूशन होंगे जो नेगेटिव डेविएशन शो कर रहे होंगे, कुछ पॉजिटिव कर रहे होंगे, हो सकता है कोई आइडियल वगैरह भी हो, देखेंगे। उनमें से पूछ रहा है कि कौन सा पॉजिटिव डेविएशन शो नहीं करता है। तो बेटा पॉजिटिव डेविएशन के लिए आपने देखा एग्जाम्पल, अगर आप पॉजिटिव डेविएशन का देखेंगे तो जैसे हम बोलते हैं कि पहले बॉन्डिंग क्या होगी, पहले से उनकी बॉन्डिंग स्ट्रांग थी। जब बेटा वाटर वाटर अकेले थे, अल्कोहल अल्कोहल अकेला था, तो उनके बीच में बॉन्डिंग स्ट्रांग थी। और जो नए जब ये आपस में मिले तो बॉन्डिंग थोड़ी वीक हो गई। मतलब अगर बॉन्डिंग जब वो अकेला था, सेपरेट था, तब स्ट्रांग थी, बाद में वीक हो गई तो पॉजिटिव डेविएशन। और अगर बॉन्डिंग पहले वीक थी, मिलने के बाद स्ट्रांग हुई तो नेगेटिव डेविएशन। तो हम देखते हैं बेटा मिलने के बाद किस में बॉन्डिंग स्ट्रांग हुई है। तो इसमें आप देखेंगे बेंजीन एंड क्लोरोफॉर्म, बेंजीन एंड एसीटोन, बेंजीन एंड इथेनॉल, इन सभी केसेस में क्या होगा बेटा, इन सभी केसेस में हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनेगी, यानी बॉन्डिंग पहले के कंपेयर में स्ट्रांग हो जाएगी। जबकि बेंजीन इन CCl4 यहां पर कोई हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं बनेगी, इसीलिए मेरा आंसर होगा क्या, डी वाला आंसर करेक्ट आंसर होगा। आई होप बेटा आपको बात समझ में आ रही होगी। चलिए फिर नेक्स्ट देखते हैं, मोलैलिटी इज नॉट अफेक्टेड बाय, मोलैलिटी इज नॉट अफेक्टेड बाय टेम्परेचर। ये ध्यान रखें बेटा, जो मोलैलिटी है किसी भी सॉल्यूशन की वो किस पर डिपेंड नहीं करेगी, उसके टेम्परेचर पर डिपेंड नहीं करेगी। मोलैलिटी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट पर डिपेंड करेगी, मास ऑफ सॉल्वेंट पर, मास ऑफ सॉल्यूट पर, लेकिन टेम्परेचर पर डिपेंड नहीं करेगी। फिर नेक्स्ट, कंडीशन फॉर एन आइडियल सॉल्यूशन इज, तो बेटा एक आइडियल सॉल्यूशन देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, 2023 मतलब लास्ट ईयर बेटा ये पूछा गया है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। आइडियल सॉल्यूशन की कंडीशन क्या है, डेल्टा वी मिक्सिंग इज नॉट इक्वल टू जीरो, इक्वल टू जीरो, पीएस इज इक्वल टू पीए नॉट इनटू एक्सए एंड डेल्टा वी मिक्सिंग इज ग्रेटर देन 1। तो हम यहां बोलेंगे बेटा डेल्टा वी मिक्सिंग इज इक्वल टू 0। मतलब जब आइडियल सॉल्यूशन बनता है तो सॉल्यूट और सॉल्वेंट को मिलाने पर चेंज इन वॉल्यूम 0 होता है। कहने का मतलब बेटा 50 ml सॉल्यूट था, 50 ml सॉल्वेंट था, मिलाए तो सॉल्यूशन बनेगा एग्जैक्ट 100 ml, ना तो 101 ml ना ही 99 ml। तो एग्जैक्ट मतलब वॉल्यूम में कोई चेंज नहीं होता है। फिर अगले क्वेश्चन की तरफ हम आ चुके हैं, और ये जो अगला क्वेश्चन है आपके सामने, ये क्या कह रहा है, फिल इन द ब्लैंक्स। मतलब बेटा यहां पर आपको जो ब्लैंक स्पेस है उसको फिल करना है। चलिए अच्छे क्वेश्चंस होते हैं और ज्यादातर बच्चों को इन्हीं में प्रॉब्लम होती है। देखिए थ्योरेटिकल क्वेश्चन या ज्यादा मार्क्स के क्वेश्चन तो बहुत सारे बच्चों से बन जाते हैं, जो दिक्कत आती है वो इस तरह के छोटे क्वेश्चंस में होती है। नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट इन 1000 ग्राम सॉल्वेंट इज नोन एज, अभी अभी यहां भी देखा बेटा और आप जानते भी होंगे, इट इज मोलैलिटी। क्या होगी बच्चों, ये मोलैलिटी। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट इन
1 liter solution is known as molarity. It is what? Molarity. Next, यूनिट ऑफ मोलैलिटी, मोल पर केजी क्या होगी बच्चों? मोल पर केजी या मोल केजी इनवर्स। मोलैरिटी ऑफ प्योर वाटर, देखिए ये भी 2023 में पूछा गया है, बहुत इंपॉर्टेंट है और ये वैल्यू तो आपको रटी होनी चाहिए। इट इज 55.55 मोलर। सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस इन लिक्विड, ब्लैंक ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर, जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो बेटा लिक्विड में गैस की सॉल्युबिलिटी बढ़ेगी या कम होगी। इस बात को ऐसे समझिए, आप बेटा पानी को गर्म करते हैं तो उसमें जो गैस है वो बाहर निकलती है, मतलब सॉल्युबिलिटी कम होती है, तो हम बोलेंगे डिक्रीजेस। क्या आएगा बेटा यहां पर आंसर? डिक्रीजेस। मतलब सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस इन लिक्विड डिक्रीजेस ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर। नेक्स्ट इज वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन ब्लैंक ऑन एडिंग नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट टू सॉल्वेंट। तो बेटा मैंने आपको पहले ही बता दिया कि किसी सॉल्वेंट में, प्योर सॉल्वेंट में नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट मिक्स करेंगे तो उसका वेपर प्रेशर कम होगा। तो वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन डिक्रीजेस ऑन मिक्सिंग या ऑन एडिंग नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट टू सॉल्वेंट। ठीक है ना? अच्छा क्वेश्चन है, आ सकता है बेटा कभी भी। नेक्स्ट, ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग बिटवीन सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट, सॉल्यूशन बिकम्स नेगेटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्स लॉ। नेगेटिव डेविएशन मतलब बॉन्ड अगर पहले से स्ट्रॉन्ग हो जाए, ठीक है ना, पहले के कंपेयर में बॉन्ड और स्ट्रॉन्ग हो जाए, तो इसको हम बोलेंगे नेगेटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्स लॉ। राउल्स लॉ। चलिए बढ़िया है। बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन शोइंग नेगेटिव डेविएशंस आर। तो देखिए बेटा हमने ये पढ़ा कि नेगेटिव डेविएशन सॉल्यूशन जो होते हैं उनके बीच में बॉन्डिंग स्ट्रांग हो गई। बॉन्डिंग स्ट्रांग हो गई मतलब बॉइलिंग पॉइंट बढ़ गए, सीधी सी बात है। तो मतलब हम बोलेंगे बॉइलिंग पॉइंट्स ऑफ सॉल्यूशन शोइंग नेगेटिव डेविएशन आर हायर, है ना, या मोर देन प्योर सॉल्वेंट, है ना, या सीधे हम बोले बॉइलिंग पॉइंट्स ऑफ सॉल्यूशन शोइंग नेगेटिव डेविएशन आर हायर देन प्योर सॉल्वेंट, या सिंपल हायर लिख दो आप। फिर नॉन आइडियल सॉल्यूशन ऑफ H2O and 95.4% अल्कोहल शोज ब्लैंक डेविएशन। अल्कोहल और वाटर बेटा सीधा सा है पॉजिटिव डेविएशन, है ना, अल्कोहल और वाटर पॉजिटिव डेविएशन, याद रख सकते हैं आप। कांस्टेंट बॉइलिंग मिक्सचर कैन नॉट बी सेपरेटेड बाय इट्स कंपोनेंट्स बाय फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन मेथड। क्या होगी? फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन मेथड। ये बेटा आपका एजियोट्रोपिक सॉल्यूशन वाला टॉपिक से आया हुआ है, एजियोट्रोप्स से, है ना। तो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन मेथड। तो ये अच्छा क्वेश्चन है, लेकिन मैं आपको बता दूं कि ये अब आने के चांसेस कम है क्योंकि ये टॉपिक हट चुका है आपसे, आपके सिलेबस से, इसीलिए बेटा हो सकता है ना पूछे, लेकिन ध्यान रखो बस फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन मेथड। नेक्स्ट, ट्रू एंड फॉल्स। तो देखते हैं बेटा क्या होगा, है ना, ट्रूथ एंड डेयर। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज डिपेंड ऑन नेचर ऑफ सॉल्यूट। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज नेचर ऑफ सॉल्यूट पर डिपेंड नहीं करती हैं, दे डिपेंड ऑन व्हाट? नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स। एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट इज नॉट अ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, इट इज अ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, सो इट इज रॉन्ग। रिलेटिव लोवरिंग इन वेपर प्रेशर इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। ये तो बिल्कुल सही बेटा, एक फॉर्मूला आता है PA0 माइनस PS अपॉन PA0। दिस इज रिलेटिव लोवरिंग इन वेपर प्रेशर और ये XB यानी मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट के इक्वल होता है। वेपर प्रेशर ऑफ अ लिक्विड एट इट्स बॉइलिंग पॉइंट इज मोर देन एटमॉस्फेरिक प्रेशर। वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड जो होता है बेटा बॉइलिंग पॉइंट पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर होता है ना, तो इसलिए ये भी होगा रॉन्ग। फिर
मोलर एलिवेशन कांस्टेंट हैज यूनिट, क्या दी है बेटा यहाँ पर यूनिट, केल्विन केजी पर मोल। बिल्कुल सही है। ये कैसे सही है देख लीजिए आप। हमने पढ़ा बेटा डेल्टा टीवी इज इक्वल टू केबी इंटू मोलैलिटी। केबी इज इक्वल टू क्या जाएगा, डेल्टा टीवी अपॉन मोलैलिटी। यूनिट निकालना है बेटा अपने को, डेल्टा टीवी यानी टेम्परेचर, यूनिट हो गई केल्विन। मोलैलिटी, मोलैलिटी मोल पर केजी, मोल पर केजी या केजी इनवर्स, ऊपर जाएगा तो पावर पॉजिटिव हो जाएगी, केल्विन केजी पर मोल बचेगी यूनिट, है ना। तो इस तरह से ये यूनिट ध्यान रखें आप। इस केबी को हम क्या कहते हैं बेटा, केबी को हम कहते हैं मोलर बॉइलिंग एलिवेशन कांस्टेंट, या इसको यूब्लियोस्कोपिक कांस्टेंट भी कहते हैं। किसी भी नाम से आए बन जाना चाहिए। फिर डिप्रेशन, थोड़ा ये सुधार लेंगे, दिस इज डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलैलिटी। बिल्कुल सही है बेटा। ऑन स्प्रेडिंग सॉल्ट ओवर रोड्स इन सिटीज वेयर फॉल अकर्स आइस रिमेन्स इन लिक्विड फॉर्म। क्या बोल रहा है बेटा, ध्यान से सुनना। क्वेश्चन ये बोल रहा है कि जब आप देखते हैं कि जो जहां बेटा बरसात होती है ना, जिन शहरों में बरसात होती है वहां पर अगर नमक हम फेंक दें सड़कों में तो आइस जो है बचा रहता है, लिक्विड फॉर्म में आइस बचा रहता है। बिल्कुल सही होगा ये। सही क्यों होगा बेटा, क्योंकि उसका फ्रीजिंग पॉइंट कम हो जाएगा। मतलब कि अब वो जो डिजोल्व हो रहा था मान लीजिए 0 डिग्री में, 0 डिग्री से ऊपर, तो अब वो 0 डिग्री से और माइनस टेम्परेचर में फ्रीज होगा, है ना। तो इस तरह से एक बार फिर से, लेकिन मैं इसको पढ़ता हूं क्या कहना चाह रहा है ये। ऑन स्प्रेडिंग सॉल्ट ओवर रोड्स इन सिटीज वेयर फॉल अकर्स आइस रिमेन्स इन लिक्विड फॉर्म। ठीक है ना, हाँ सही है बेटा, सही है। इन ऑस्मोसिस process both solute and solvent pass through SPM. It is wrong. Only solvent molecules can pass from SPM, not solute molecules. फिर बेटा Pfeffer's method is used to determine osmotic pressure of solution. ठीक है ना। वैसे तो मैं आपको बता दूं इस मेथड नाम की कोई मेथड आपके बोर्ड के सिलेबस में नहीं है। आपके बोर्ड के सिलेबस में बेटा बहुत पहले एक मेथड हुआ करती थी, वर्कले एंड हार्टलेस मेथड। तो वर्कले एंड हार्टलेस मेथड हुआ करती थी। पेफर्स मेथड भी एक पहले हुआ करती थी। अभी के डेट में ऐसी कोई मेथड आपको दी नहीं है, लेकिन मेथड है जरूर, तो इसीलिए आंसर होगा ट्रू। एट कांस्टेंट टेम्परेचर ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ अ सॉल्यूशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलर कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट। एट कांस्टेंट टेम्परेचर ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ अ सॉल्यूशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलर कंसंट्रेशन। बिल्कुल सही है बेटा। क्या बोल रहा है ये, पाई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सी। तो ये तो सही है बेटा, जानते हैं अपन। फिर आगे बढ़ते हैं अपन। मैच द पेयर्स सबसे आसान टाइप के क्वेश्चंस होते हैं, लेकिन कई बार बच्चे इनमें भी गलती कर देते हैं। तो अपने को नहीं करना है बेटा, अपने को तो ये सही करके आना है। ऑस्मोटिक प्रेशर, ऑस्मोटिक प्रेशर बेटा, ऑस्मोटिक प्रेशर का कोई फॉर्मूला, हाँ वेंट ऑफ लॉ। ऑस्मोटिक प्रेशर के लिए वेंट ऑफ ने एक लॉ दिया था जिसको हम वेंट ऑफ लॉ कहते हैं। डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, सॉल्यूशन इन सॉलिड फेज। सॉरी बेटा, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट ये आएगा डेल्टा टीएफ इज इक्वल टू के एफ इंटू मोल फ्रैक्शन, है ना। ये के एफ इंटू मोल फ्रैक्शन, ये कुछ नहीं है बेटा, ये ऐसे ही। फिर नेक्स्ट है मोलैरिटी। तो मोलैरिटी का आंसर क्या होगा बेटा, मोलैरिटी नंबर ऑफ मोल से रिलेटेड है मोलैरिटी। सॉलिड सॉल्यूशन, सॉल्यूशन इन सॉलिड फेज। तो इस तरह से ये आंसर आप मैच कर लेंगे। नेक्स्ट, अच्छा बेटा, कुछ एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट ये छूट गया था, है ना। तो ये तो अब आप समझ गए होंगे, ये आएगा। फिर से देख लें, ऑस्मोटिक प्रेशर वेंट ऑफ लॉ, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, दिस इज डेल्टा टीएफ इज इक्वल टू के एफ इंटू एक्स, सॉरी बेटा एम, मोलैलिटी है ना, वो क्या था, यहां पर आप स्मॉल एम बना लेंगे, ये स्मॉल एम, समझ गए आप। फिर एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट,
डेल्टा TF इज इक्वल डेल्टा TB इज इक्वल टू KB इंटू M, मोलैरिटी नंबर ऑफ मोल, सॉलिड सॉल्यूशन, सॉल्यूशन इन सॉलिड फेज। फिर नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं बेटा अपन, और नेक्स्ट है आपके सामने ऑस्मोटिक प्रेशर। फिर से अपने को क्या करना है, ये एक मैच द कॉलम है। ऑस्मोटिक प्रेशर के लिए बेटा एक बर्कले हार्टले मेथड होती है, तो ऑस्मोटिक प्रेशर में आएगा बर्कले हार्टले मेथड। वेंटॉफ कोफिशिएंट बेटा आई होता है, तो इस फॉर्मूला में क्योंकि आई इन्वॉल्व है इसीलिए आई होगा। मोलल फ्रीजिंग पॉइंट, डिप्रेशन कांस्टेंट, इसकी यूनिट होती केल्विन केजी पर मोल। नॉर्मेलिटी ग्राम इक्विवेलेंट पर लीटर। लो टेम्परेचर कांस्टेंट बॉइलिंग मिक्सचर, सॉल्यूशन शोइंग पॉजिटिव डेविएशन। तो इस तरह से ये भी मैच द कॉलम आप कर लेंगे ना। तो ये था बेटा मैच द कॉलम, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसे ध्यान रखें। इसके बाद है वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, जिनको हम नेक्स्ट पार्ट में लेकर आएंगे, ताकि आप लोग क्या आराम से बेटा इनको अच्छे से पढ़ करके समझ करके आंसर करें, आंसर को रटे ना, अच्छे से समझे, है ना। फिर हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, हैव अ गुड डे।